आज हमारा लेक्चर 4 है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स का। आज की क्लास में हम लोग दो तीन टर्म देखेंगे। एक है विस्कोसिटी किसे कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, स्टोक्स लॉ क्या होता है, और फाइनली टर्मिनल वेलोसिटी आप किसे कहते हैं। ये कुछ 4-5 चीजें हैं जिसके बारे में आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला हेडिंग जो आपको डालना चाहिए जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज विस्कोसिटी। आपने रेजिस्टेंस नामक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस मींस ऑपोजिशन। एक लेयर या दो बॉडीज के बीच में जो रिलेटिव रेजिस्टेंस है दैट इज ओनली कॉल्ड एज, जो रुकावट है, अपोजिशन फोर्स है दैट इज ओनली रेजिस्टेंस। तो जब दो बॉडीज के बीच में, दो सरफेस के बीच में ये सारा कुछ हो रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे ये सपोज करिए एक बॉडी है, ये जमीन पर रखी हुई है, अब इसके ऊपर एक फोर्स लग गया, सपोज करिए F। तो एक फोर्स अगर इसके ऊपर F लगा है तो करस्पॉन्डिंगली इसके ऊपर एक फ्रिक्शन डेवलप होगा, इसको आप FR से डिनोट करते हैं और कहते हैं कि जितना फोर्स लगेगा करस्पॉन्डिंगली उतना ही आपको इसके बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई होगा, और उसे ही आप क्या कहते हैं, अपोजिंग फोर्स कहते हैं। पर जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं, बिकॉज ये चैप्टर क्या है, दिस चैप्टर इज फ्लूइड्स के बारे में, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फ्लूइड्स दिस सेम रेजिस्टिव फोर्स या दिस सेम अपोजिंग फोर्स इज नोन एज viscosity। तो लिखे when a solid body slides over another solid body, the force of friction, a solid body when slides over another solid body, the force of friction opposes the relative motion of the solid body. When a solid body slides over another solid body, the force of friction opposes the relative motion of the solid body, full stop। तो relative motion जो है वो उसको क्या करता है, अपोज करता है। it opposes the relative motion of the body, वो relative motion को क्या करता है, अपोज करता है। Similarly जब दो liquids के बीच में यही चीज हो रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, that opposition is known as विस्कस फोर्स। तो दो लिक्विड के लेयर्स के बीच में जब ऑपोजिशन होता है तो उसे आप क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स। तो नीचे उसके लिखें, इन द सेम वे व्हेन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड, इन द सेम वे व्हेन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड स्लाइड्स ओवर अनदर लेयर ऑफ सेम फ्लूइड, व्हेन द लेयर ऑफ फ्लूइड slides over the another layer of same fluid, a force of friction comes into play. A force of friction comes into play which is called as viscous force, तो ये जो विस्कस फोर्स है ये दो लेयर्स के बीच में घर्षण प्रोड्यूस करता है या फिर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। और जब किसी दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता हो उस टाइम पे जो उस लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसे ही आप क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं या विस्कस फोर्स कहते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरनल फोर्स। ये कैसा फोर्स होता है, ये एक इंटरनल फोर्स होता है। तो उसके नीचे एक लाइन लिखें, दिस इज अ टाइप ऑफ इंटरनल फोर्स। इसे आप क्या कहते हैं, इंटरनल फोर्स कहते हैं। और जो टेंडेंसी है किसी फ्लूइड की उस पर्टिकुलर अपोज को रेजिस्ट करने का, वो उसकी क्या है, विस्कोसिटी है। तो आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखें, द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ इट्स लेयर इज कॉल्ड viscosity of fluid, is called viscosity of fluid। और ये जो विस्कोसिटी है इसको आप कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, और उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू लेंथ बाय वेलोसिटी इंटू एरिया, force into length by velocity into area. This is coefficient of viscosity, coefficient of
विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी का कोफिशिएंट है। अब विस्कोसिटी का डेफिनेशन पढ़ लिया, विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। पर विस्कोसिटी, हाँ डेफिनेशन है, द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ इट्स लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। अब इसे हम लोगों ना समझना चाहिए, एक्चुअली फील करना चाहिए। हमने कई तरह के लिक्विड देखे होंगे, जैसे एक लिक्विड आपने देखा होगा जैम, जैसे एक लिक्विड आपने देखा होगा सॉस, जैसे एक लिक्विड आपने देखा होगा पानी भी एक लिक्विड है। ऐसे तमाम तरह के अलग अलग फ्लूइड्स को हम देख रहे हैं। और अगर सपोज करिए उस फ्लूइड को हमें नीचे की ओर निकालना है, बाहर निकालना है, तो आपने देखा होगा कि पानी अगर मुझे निकालना है तो पानी की विस्कोसिटी बहुत कम होती है। वाई पानी की विस्कोसिटी कम है? बिकॉज जो लेयर के बीच का इंटरनल फोर्स है, जो फ्रिक्शन है, वो काफी कम है। चूंकि पानी का इंटरनल फोर्स कम है, इंटरनल फ्रिक्शन कम है, बड़ी आसानी से वो नीचे की ओर ढुलकता हुआ चला आता है। लेकिन वहीं पर जैसे ही आप सॉस की ओर जाएंगे तो सॉस में फिर थोड़ी सी विस्कोसिटी आ जाती है। विस्कोसिटी आएगी तो आने में थोड़ा उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इससे ज्यादा विस्कस अगर कोई चीज में बोलूं तो वो क्या हो सकता है, जैम। जैम इससे भी थोड़ा ज्यादा विस्कस होता है। इससे भी थोड़ा और ज्यादा विस्कस आपने कहा होगा ग्रीस, ग्रीस आपने देखा होगा। तो ग्रीस जो होता है वो इससे भी ज्यादा विस्कस होता है। तो विस्कोसिटी इज जिस दो लिक्विड के दो लेयर्स के बीच का जो फ्रिक्शन है वो जितना ज्यादा होगा तो होगा क्या, देखिए मान लीजिए ये दोनों लेयर हैं, अगर आपने इसको ऐसे बाहर की ओर गिराया तो आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। अब ये फोर्स लगा रहे हैं तो ये तो बाहर, ये तो जाना चाह रहा है, पर नीचे वाला जो लेयर है वो उसको रोक के रखा है। ये जो उसको रोक के रखा गया है, जो इंटरनल फोर्स था, वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो जो उसको रोक के रखा हुआ है, वो जिसमें ज्यादा होगी वो ज्यादा विस्कस होगा। ज्यादा विस्कस होगा तो उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ग्रीस को अगर आप उल्टा भी रख दें, मतलब पूरा डब्बा को उल्टा कर दें, फिर भी ग्रीस वहां से गिरता नहीं है। जैम को उल्टा करेंगे तो गिरेगा पर थोड़ा टाइम लगेगा, पर सॉस के डब्बे को कर दिया तो आराम से गिर जाएगा। पानी को कर दिया तब तो बहुत ही आसान से गिर जाएगा। तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, दिस डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा वो ज्यादा विस्कस होता है, और जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम वो कम विस्कस होता है। डन। उसके नीचे लिखे यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फॉर्मूला देखकर आप आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे इसका यूनिट होता है POISE, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस, POISE। और पॉइस क्या होगा, देखिए डाइन इंटू सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर गया, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, तो ये यूनिट हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स नहीं होगा, सेकेंड होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना, ये सेकेंड होगा। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, डाइन सेकेंड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ एन। और ये वन पॉइस इज इक्वल टू डाइन पर सेकेंड, सॉरी डाइन इंटू सेकेंड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। गॉट इट। और जब आप इसे एसआई यूनिट में लिखते हैं तो ये हो जाता है डेकापॉइस, 1 डेकापॉइस। और डेकापॉइस होगा तो क्या हो जाएगा, 1 डेकापॉइस इज इक्वल टू होगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाता है डेकापॉइस। ये विस्कोसिटी के दो यूनिट्स, एक एसआई यूनिट और एक सीजीएस यूनिट हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं विस्कोसिटी के बारे में, 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, 1 2 3 करके आपको लिखना है, राइट। विस्कोसिटी इज जस्ट लाइक फ्रिक्शन फोर्स, विस्कोसिटी इज जस्ट लाइक
friction force, viscosity is just like friction force which converts kinetic energy into heat energy, which converts kinetic energy into heat energy, पहला। दूसरा, no fluid has zero viscosity, no fluids have zero viscosity, no fluids have zero viscosity। दुनिया में ऐसा कोई लिक्विड नहीं है जो जीरो विस्कोसिटी वाला हो, हर किसी में कुछ ना कुछ विस्कोसिटी तो रहती ही रहती है, चाहे पानी क्यों ना हो, चाहे केरोसिन ऑयल क्यों ना हो, विस्कोसिटी तो रहता ही रहता है, सिर्फ उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा और थोड़ी कम हो सकती है। एंड द लास्ट, thin liquids like water, alcohol, etc. Thin liquids like water, alcohol, etc. are less viscous than thick liquids such as honey, blood, coal tar, glycerine, grease, जैम, टोमेटो सॉस। ये सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं उसके नीचे, ये सारे एग्जाम्पल आप उसके नीचे लिख सकते हैं। ध्यान बस इतना ही रखना है, इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। ये जो फोर्स है वो दो लेयर्स ऑफ लिक्विड के बीच में काम करता है। गॉट इट? डन? लिखे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, टेम्परेचर के ऊपर किस प्रकार का डिपेंडेंस है उसका। तो विस्कोसिटी नीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √T। स्टेटमेंट में पहले लिख लीजिएगा, राइट। The viscosity of liquid decreases with increasing temperature. The viscosity of liquid decreases with increasing temperature and increases with decreasing temperature. Increases with decreasing temperature. उसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √2T। n जो है वो किसके बराबर है? √2T के बराबर, सॉरी √T के बराबर है। अब ये किसके लिए है? दिस इज फॉर लिक्विड्स। ये किसके लिए है? लिक्विड्स के लिए। वेरा जब यही चीज आप गैसेस के लिए चेक करते हो, बिकॉज फ्लूइड तो दोनों मिलके बनता है, गैसेस पर यही हो जाता है √T के बराबर। गैसेस में ये फॉर्मूला काम करता है। गैसेस में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, √ टेम्परेचर। याद रखिएगा, लिक्विड्स के केस में इट इज 1/√T, वेयर एज गैसेस के केस में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T के बराबर। डन? ये सारी बातें लिखी हुई हैं, पेज अगर आप पलटेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पे आप देखें पॉइंट वाइज करके लिखा हुआ है, यहाँ इस तरह पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। पेज अगले पेज में जाएं, यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज सारा लिखा हुआ है, तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा कुछ। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिकॉज इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस। वेयर एज ऊपर देखिए, the cause of viscosity in liquid is cohesive force among molecules, whereas in gases is due to diffusion. cohesive force किसे कहते हैं ये आपको पता है क्या? cohesive force क्या है ये आपको पता है क्या? नहीं पता है। चलिए, वहां पे दो फोर्सेस हैं, देखिए थोड़ा नीचे जाके टेबल में कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस हैं, देखिए, और दोनों का डिफरेंस भी दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है? ये मिटा दूं पूरा? अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था बिल्कुल पहली क्लास में कि लोटस का जो लीफ होता है, उस लोटस के लीफ में वो जो
पानी अगर आप फेंकते हैं तो वो उसके ऊपर स्लाइड कर जाती है, वो चपकती नहीं है। वेयरएज कई जगह ऐसी हैं जहां पर आप पानी फेंकते हैं तो वो चपक जाती है। ये एग्जाम्पल दिया था क्या? नहीं दिया था, कोई बात नहीं, अभी दे रहा हूं, हो सकता है 12th में कोई कॉन्सेप्ट में दे दिया होगा। तो आपने लोटस का लीफ देखा है? लोटस के लीफ पे अगर आप पानी फेंकेंगे तो वो पानी उसके ऊपर स्लाइड करता है ना, ऐसे 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 स्लाइड करता होता है। पर उसी जगह पे लोटस के लीफ की जगह आप वहां पे अगर कोई दूसरा लीफ डाल दें, जैसे हम लोग एक पत्तल पे खाना खाते हैं, प्लास्टिक का ही लीफ होगा, इवन प्लास्टिक पे भी वो स्लाइड करता है। पर अगर वो कागज का होगा तो क्या करेगा? सोख लेगा। क्या ऐसा फोर्स है? अच्छा, या फिर जो पेन से आप लिख रहे हैं, मैं जो ये मार्कर से लिखता हूं, क्या ऐसा कहानी यहां पे हो रहा है कि ये मार्कर से मैं लिख पा रहा हूं? और कभी आपने ऐसे नोटिस बोर्ड से कुछ उतारने की कोशिश की है? पेन से अगर आप बोर्ड पे रख के लिखते हैं आप लोग अपने पेन से, तो देखा होगा थोड़ी देर के बाद वो लिखना बंद कर देता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है? ऐसे आप छिड़कते हैं, फिर वो लिखना स्टार्ट करता है। अभी क्या कॉन्सेप्ट है देखिए, मार्कर हो कि आपका पेन हो या सो कॉल्ड जहां कहीं भी यही कॉन्सेप्ट काम करता है। ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक टाइप का मॉलिक्यूल है, ये एक टाइप का मॉलिक्यूल है और इसी टाइप के सारे मॉलिक्यूल इसके पीछे भी प्रेजेंट होंगे। अगर ये इसी टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ है पूरा, तो ये सारे एक टाइप के मॉलिक्यूल हैं, सब एक टाइप के हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि पेन के अंदर जो इंक है मैंने अभी उन्हें बनाया है, क्या किया है? पेन के अंदर जो इंक है मैंने उनको बनाया है अभी, तो ये इंक के मॉलिक्यूल्स हैं। दीज आर दी एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ इंक। ये अंदर इंक है, ये पेज है जिस पर आप उस इंक से क्या करना चाहते हो? लिखना चाहते हो। तो जब ये इस सरफेस पे, अच्छा इसका भी कुछ एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा ना, पेज का, पेज भी तो किसी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना होगा या टाइप ऑफ एटम से बना होगा। तो ये पेज को मैं ऐसा बनाता हूं, चाहे वो पेज हो जाए या मेरा बोर्ड हो जाए और मार्कर हो जाए, सब एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ये सपोज करिए पेज है। अब जैसे ही इस इंक को आप इसके ऊपर वाया पेन लेकर आओगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं सरफेस वाले, ये इनको अपनी ओर खींच भी सकते हैं और इनको अपनी से दूर भी भगा सकते हैं। अगर इस वाले किसी एक को, इसको मैं ऐसा घेर रहा हूं, किसी एक को आप जरा ध्यान से देखें, इसके ऊपर कितने तरह के फोर्सेस काम कर रहे होंगे जब ये इसके करीब आ रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, जब ये इसके करीब आ रहा होगा, इसके ऊपर कितने टाइप के फोर्सेस काम कर रहे होंगे। एक ये फोर्स है जो पेज उस इंक को अपनी ओर खींच रहा होगा, एक फोर्स है कि इसके अंदर वाले इंक इसको अपनी ओर खींच रहे होंगे, अंदर वाले इंक के मॉलिक्यूल इसको अपनी ओर खींच रहे होंगे और पेज का मॉलिक्यूल इसको अपनी ओर खींच रहा होगा। जब पेज का मॉलिक्यूल इसको अपनी ओर खींच रहा है, इस तरह के जो फोर्सेस हैं इसको एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्सेस। और एक होता है कोहेसिव फोर्सेस। दोनों का नाम देखिए वहां पे लिखा हुआ है, एक होता है कोहेसिव फोर्सेस एंड एक होता है एडहेसिव फोर्सेस। तो जब कभी भी कोई फोर्स दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। और जब कभी भी कोई फोर्स सेम टाइप ऑफ फ्लूइड पे लग रहा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, इफ एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, ऐसा हो जाए, एडहेसिव फोर्स क्या हो जाए? ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स हो जाए, तो ये इंक के मॉलिक्यूल को पेपर क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। और जब आप उस पर लिख रहे होंगे तो वो उस पर लिखावट लिखती चली जाएगी और इंक धीरे 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 खत्म हो जाएगा। यही कारण होगा कि आप पेन से लिख पाते हैं अपनी कॉपी पर। अच्छा, जब आपने उसको यूं कर दिया लिखने के लिए, बोर्ड पर रख के, कई बार टीचर जब लिखवा देते हैं तो आप लोग उसको नोट करने के लिए ऐसे करके लिख रहे होते हैं, और जब आप ऐसे करके लिख रहे होते हैं तो यहां पे क्या होगा? आपका जो कोहेसिव फोर्स है साथ साथ उस पर ग्रेविटी भी लग गई, तो कोहेसिव फोर्स एंड प्लस ग्रेविटी बिकम्स ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। तो आपका ये लिक्विड पीछे की ओर आ गया, और लिक्विड पीछे आ गया और एडहेसिव फोर्स कम हो गया, तो फिर लिखना बंद कर देता है। फिर लिखना बंद कर देगा तो आप उसको क्या करते हैं? ऐसे करके झाड़ते हैं और झाड़ने के बाद फिर लिखने लग जाते हैं। ये लॉजिक क्लियर हुआ? तो ये जो एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स है
इन्हीं के बीच का सारा खेल है कि कोई चीज किसी में चपकेगी, कोई चीज में नहीं चपकेगी। अब वो लोटस पेपर में क्या हो रहा होगा, एडहेसिव फोर्स कम होगा और कोहेसिव फोर्स ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से वो चपक नहीं रहा होगा, वो ऊपर ही ऊपर स्लाइड कर रहा होगा। वेरएस कहीं पर जहां पर जो आपका एडहेसिव फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, उस पर चपक जाएगा। समझ में आया कि कब कोई चीज किसके ऊपर चपकती है और कब कोई चीज किसी ऊपर नहीं चपकती। डे टू डे लाइफ में भी यही है, कोई चीज किसी पे कब चपक जाएगी, जब उसका एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स कम। लड़का है, ये लड़की है, ऑब्वियसली जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो ये चपक जाएंगे। अब ये कोहेसिव फोर्स होगा उनके परिवार वाले, उनके घर वाले, और कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स हो गया ये उसका लड़का एंड उसके फ्रेंड्स। अगर ये मान लीजिए जो मैंने कंसीडर किया है वो लड़की है, तो आपको जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा आप उधर चपक जाएंगे, मतलब उसके पास चले जाएंगे। चपकने का मतलब कुछ और भी हो सकता है, आप उसके पास चले जाएंगे। पर कोहेसिव फोर्स आपको खींचने की कोशिश हमेशा करता है। अब आप हैं कि मतलब उसको देखते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं, पर कोहेसिव फोर्स हमेशा लगा होता है। नहीं तो फिर लड़कियां डरेंगी क्यों, लड़कियां डरती क्यों ना, पापा देख लेंगे, भाई देख लेगा। ये क्या है, कोहेसिव फोर्स ही है जो उनके अंदर जो भय प्रकट हो रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, मॉल आप घूमने गए और आप तो बड़े मजे में घूम रहे हैं क्योंकि आप खुश हैं कि आज मैं अपनी डेट को घुमा रहा हूं या अपनी बंदी को घुमा रहा हूं। बंदी नो, यू कॉल बंदी, बंदी और बंदा नो वो ऐसे कुछ रहता है, निब्बा निब्बी रहता है। अच्छा अच्छा। पर लड़की डर रही होती है, वो डर रही है, अरे कहीं बाजू वाले अंकल देख लिए, कहीं वो देख लिए, ये देख लिए, वो डर रही है, बिकॉज वो सब कोहेसिव फोर्स से फंसी हुई है। पर एडहेसिव फोर्स भी काम कर रहा है उसके ऊपर, वो भी उसको, अब वो जीतेगा कौन, वो डिपेंड करता है ना आपके फोर्सेस कैसे हैं। कोई परमानेंटली भी जीत जाते हैं और कोई क्षणिक भी रहता है। कोई पेंसिल जैसा ग्रेफाइट रहता है कि मिट जाता है बाद में। हाँ वो खैर आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं, उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। खैर तो मेरे ख्याल से एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का मतलब आपको समझ में आया। उस पॉइंट को देखिए, द कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड्स इज कोहेसिव फोर्स। देख रहे हैं वहां लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा हुआ है तो मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। द कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड्स इज कोहेसिव फोर्स among molecules, whereas the gases it is due to diffusion। तो विस्कोसिटी इन गैसेस का रीजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उसकी डिफ्यूज करने की क्षमता बढ़ जाती है, इसीलिए टेम्परेचर के बढ़ाने से उसकी कोफिशिएंट क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। वेरएस गैस फ्लूइड्स के केस में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कोहेसिव फोर्स घटेगी, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इनवर्स चलता है। मेरे ख्याल से ये लॉजिक भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो टेम्परेचर के साथ क्या हिसाब किताब है आपको समझ में आ गया। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कस फोर्स किसे कहते हैं, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाउ विस्कस फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, हाउ इट इज डिपेंडेंट फॉर द फ्लूइड, हाउ इट इज डिपेंडेंट फॉर द लिक्विड एंड हाउ इट इज डिपेंडेंट फॉर द गैस। ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई और साथ साथ दो एक्स्ट्रा टर्म भी आप समझ गए, व्हाट इज कोहेसिव फोर्स एंड व्हाट इज एडहेसिव फोर्स। और सारा जहां कहीं भी ना आप लिख रहे हैं, जैसे आपने पेन से लिखा और पेन से लिखते वक्त ये लिखा रहा है, ये लिखा इसीलिए रहा है क्योंकि पेज और इंक के बीच का जो एडहेसिव फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स ऑफ इंक एंड इंक, जिसकी वजह से वो बाहर की ओर फ्लो कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप चाहते भी तो वो लिख नहीं सकता था। गॉट इट? लास्ट क्लास में क्रिटिकल वेलोसिटी बताए थे, तो भैया उसका कोई फार्मूला नहीं है? हाँ अभी लिख रहे हैं ना, लिखिए क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ा था, क्रिटिकल वेलोसिटी वो लास्ट वेलोसिटी है जब तक वो स्ट्रीमलाइन है, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो में। तो विस्कोसिटी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो अभी एक लिखें, क्रिटिकल वेलोसिटी की परिभाषा लिखी हुई है आपके पास। क्रिटिकल वेलोसिटी का मैं परिभाषा पढ़ देता हूं। द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ फ्लो अप टू विच the flow is streamlined and above which the flow becomes turbulent। एक लिमिट ऑफ वेलोसिटी जिसके पहले तक वो क्या है, स्ट्रीमलाइंड है, और जैसे ही उसको क्रॉस करेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो
टर्बुलेंट में कन्वर्ट जाएगा। लिखें उसके नीचे द फैक्टर ऑन विच क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स आर, द फैक्टर ऑन विच क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स आर, पहला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सेकेंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड थर्ड रेडियस ऑफ ट्यूब। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ ट्यूब एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डायमेंशन एनालिसिस आपने पढ़ा था बिल्कुल स्टार्टिंग में। डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से आप लिख सकते हैं सम कांस्टेंट के इंटू विस्कोसिटी के पावर ए, सेकेंड क्या चीज है डेंसिटी के पावर बी, एंड थर्ड क्या चीज है रेडियस आर के पावर सी। निकाल सकते हैं क्या इसकी डिपेंडेंसी? फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना यूनिट एंड डायमेंशन में। यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर आपने इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर आप इस नीटा को, फोर्स क्या है, नीटा की वैल्यू क्या होती है लिख सकते हैं k इज इक्वल टू नीटा क्या होता है फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इंटू एरिया इंटू दिस इज मास बाई वॉल्यूम इंटू रेडियस, ये l ही है r लिख देते हैं, और ये क्या होगा एल टी माइनस वन। याद आ रहा है ऐसा आपने किया हुआ है। तो एल टी माइनस वन, फोर्स क्या होता है बताइए, k टाइम्स फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस वन इंटू एल डिवाइडेड बाई एल टी माइनस वन इंटू एल स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाई दिस इज व्हाट वॉल्यूम एल क्यूब इंटू एल। सॉल्व कीजिए k टाइम्स ये पूरे के ऊपर a लगेगा ना, इन सब के ऊपर a लगेगा, इन सब के ऊपर भी a लगेगा, एक मिनट, इन सब के ऊपर b और इसके ऊपर c। हाँ बोलिए mlt माइनस टू। डन। अब जरा इसको सॉल्व करिए, m के ऊपर a, l के ऊपर a, तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या 2a, यहां 2a लिख दूं इंटू टी के पावर माइनस 2a होल डिवाइडेड बाई l के ऊपर a और यहां 2a, टोटल 3a हो गया। तो l के ऊपर 3a, t के ऊपर माइनस a, ये a के सारे हो गए। फिर b का निकाल लीजिए, m के पावर b, l के पावर 3b और ये है l के पावर c। सॉल्व कीजिए k टाइम्स m के पावर a है और यहां पर b है, तो क्या नहीं राइट m के पावर a प्लस b। कोई दिक्कत? चलिए अब जरा देखिए l यहां 2a है, यहां 3a है, यहां 3b है और यहां c है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस a हो जाएगा। l माइनस a माइनस 3b प्लस c, और t को चेक करते हैं माइनस 2a प्लस a माइनस a, ये माइनस a हो गया। और कुछ है नहीं, ये किसके बराबर एल टी माइनस वन के, यानी यहां से एक इक्वेशन क्या आ रही है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आ रही है माइनस a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 1, और माइनस a इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है माइनस 1, यानी यहां से a की वैल्यू तो 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, तो b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1, और a और b अगर निकल के आ गया तो फिर c भी निकल के आ जाएगा। पुट कर दीजिए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 2। कोई दिक्कत? a b c तीनों आपको निकल के आ गया। यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a एज वेल एज b एज वेल एज c। a और b तो सीख रहा है, c में देखिए तो कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, यहां पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया में से, ये माइनस है उधर गया प्लस हो जाएगा, ये माइनस है उधर गया प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 ओनली। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1, c की वैल्यू माइनस 1, b की वैल्यू माइनस 1। तो इसका मतलब vc कैन बी रिटन एज k इंटू a के पावर 1 यानी k टाइम्स नीटा होल डिवाइडेड बाई रो r। वेलोसिटी आ गई, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो मेरे को पूछना था या आप खुद भी कर सकते थे, आप खुद भी कर सकते थे, ये सब तो आपको पता है, मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया। पर ये नहीं पता था कि ये डिपेंड किसके ऊपर करता है। हाँ ये अगर मैं बता देता तो आपका काम बन जाता। वो k क्या होता है? k सम कांस्टेंट, मतलब वो एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा।
डन। हेडिंग डालें स्टोक्स लॉ। हेडिंग डालें स्टोक्स लॉ। तो मेरे ख्याल से अभी क्रिटिकल वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्टोक्स लॉ क्या है देखिए, ये जो विस्कस फोर्स है, ये जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स होता है, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ एक्चुअली क्या है, ये एक फॉर्मूला है जो ये बताता है कि कितना ड्रैगिंग फोर्स किसी एक बॉडी के ऊपर लगेगा जब वो किसी विस्कस लिक्विड के ऊपर गिरेगा। मान लीजिए किसी विस्कस लिक्विड के ऊपर आपने कोई बॉडी गिरा दिया, तो वो बॉडी के ऊपर ये विस्कस फोर्स, यानी देयर इज अ टू टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग हियर। पहला फोर्स है कि वो जो बॉडी है और उस लेयर के बीच में एक फोर्स काम कर रहा होगा, उसको मैं फ्रिक्शन भी बोल सकता हूं, पर न्यूटन ने बोला कि इसे आप फ्रिक्शन मत बोलिए, इसे आप ड्रैगिंग फोर्स बोलिए, और उसका मैग्नीट्यूड निकालने का हमें फॉर्मूला दिया। तो आप स्टेटमेंट देखें स्टोक्स लॉ का, व्हेन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी फॉल्स थ्रू अ विस्कस फ्लूइड एट रेस्ट। विस्कस फ्लूइड कैसा होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए। तब जब आप इस किसी बॉडी को उसके ऊपर आप गिरता है, अगर बॉडी उसके ऊपर गिर गया, द लेयर ऑफ फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी आर ड्रैग्ड अलोंग विथ इट। तो जो फ्लूइड है वो उस बॉडी को क्या कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, यानी अपनी ओर खींच रहा है, उसको बहने से रोक रहा है। बट द लेयर ऑफ फ्लूइड अवे फ्रॉम द बॉडी एट रेस्ट, बट द लेयर्स ऑफ फ्लूइड अवे फ्रॉम द बॉडी एट आर रेस्ट। तो बाकी जो लिक्विड है वो रेस्ट पर है, लेकिन वो जो जैसे ही जहां पर गिरा, उसने उस जगह की उसके उस पर्टिकुलर प्लेस का जो रेस्ट पर था उसको उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्या हो गया, रिलेटिव मोशन। और वंस रिलेटिव मोशन पैदा हुआ तो उस वो बॉल चाहेगा मैं आगे बढ़ूं, पर लिक्विड उसको क्या करेगा, पीछे की ओर ड्रैग करेगा। दैट ड्रैगिंग फोर्स इज ओनली कॉल्ड एज विस्कस फोर्स। और उसी को ध्यान में रखते हुए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज जी स्टोक। उन्होंने लॉ दिया, क्या लॉ दिया मैं उसे पढ़ता हूं। लॉ उन्होंने बोला, when a body moves through a fluid, the fluid in contact with the body is dragged with it. This establishes relative motion in fluid layers near the body, due to which viscous force starts operating. Viscous force क्या करता है, ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है। The fluid exert viscous force on the body to oppose its motion. तो बॉडी चूंकि मोशन करना चाहती है, तो विस्कस वो जो फ्लूइड है वो उसको क्या करेगा, रोकने की कोशिश करता है, उसे आगे बढ़ने नहीं देता है। The magnitude of viscous force depends upon, तो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड। The magnitude of viscous force depends upon, पहला the shape, दूसरा the size of the body, तीसरा जिस स्पीड से वो चल रहा है, चौथा viscosity of the liquid। तो ये जो चार चीजों के ऊपर वो चीज डिपेंड कर रही है। कौन कौन सी चीजें हैं, पहला है शेप एंड साइज। शेप एंड साइज मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपसे क्या बोल रहा है, वो वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्फेयर का, सिर्फ और सिर्फ आर के ऊपर। आर क्यूब होता है ना, तो आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, एंड विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड द वेलोसिटी विथ विच द बॉडी इज मूविंग उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो ड्रैगिंग फोर्स है वो अब किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंडेंट ऑन बेसिकली थ्री थिंग्स। वन इज रेडियस, सेकेंड इज विस्कोसिटी, थर्ड इज वेलोसिटी विथ विच द बॉडी इज मूविंग। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो ड्रैगिंग फोर्स का फॉर्मूला बताया गया वो क्या है, F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आरवी। क्या है फॉर्मूला, ड्रैगिंग फोर्स F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आरवी। 6 पाई नीटा आरवी इज द ड्रैगिंग फोर्स which act on the body when a body falls, spherical body falls on a viscous fluid। 6 पाई नीटा आर वी के बराबर होता है। दिस इज द फोर्स विच एक्ट ऑन, एंड दिस जो यही जो एक्सप्रेशन है फोर्स का, ड्रैगिंग फोर्स का, दिस इज ओनली कॉल्ड एज स्टोक्स लॉ। दिस इज ओनली कॉल्ड एज स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ इसी को बोलते हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड एज एक्सप्रेशन फॉर द स्टोक्स लॉ। डन। दिस इज कॉल्ड एज स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। दिस इज कॉल्ड एज स्टोक्स लॉ ऑफ viscosity।
और ये भी हम निकाल सकते हैं, कैसे? F है, F होता है LT MLT माइनस 2 इज इक्वल टू, ये K मान लीजिए थोड़ी देर तक, नीटा इज F इंटू L होल डिवाइडेड बाई V इंटू A इंटू रेडियस L इंटू वेलोसिटी इज LT माइनस 1। सेम जैसा मैंने अभी बताया था, इसके ऊपर डिपेंडेंसी A मान लीजिए, इसके ऊपर डिपेंडेंसी B मान लीजिए, इसके ऊपर डिपेंडेंसी C मान लीजिए, तब इसको आप सॉल्व कीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू आएगी 1, B की वैल्यू आएगी 1 और C की वैल्यू आएगी 1, और ABC अगर 1 आ गया तो ये हो गया, और K की वैल्यू आती है 6 पाई के बराबर। तो फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई नीटा RV के बराबर होता है। ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, एग्जैक्टली यही आएगा। ABC तीनों की वैल्यू क्या आने वाली है? 1 आने वाली है। चेक करके आप देख लीजिएगा, 100% वही आएगा। Got it? और एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता चला है? ये K की वैल्यू क्या है? 6 पाई। और आपने पढ़ा भी था यूनिट एंड डायमेंशन में कि डायमेंशन एनालिसिस का एकमात्र ड्रॉबैक है कि हम ये K की वैल्यू पता नहीं कर सकते। ये जब भी पता चलता है ये एक्सपेरिमेंटली ही पता चलता है। तो ये फोर्स जो है वो 6 पाई नीटा RV, दिस इज ओनली कॉल्ड एज स्टोक्स लॉ, और स्टोक्स लॉ के हिसाब से द ड्रैगिंग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई नीटा RV के बराबर होता है। गॉट इट? हेडिंग टर्मिनल वेलोसिटी। द लास्ट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। व्हाट इज अ टर्मिनल वेलोसिटी? मैक्सिमम वेलोसिटी जब कोई बॉडी किसी विस्कस लिक्विड में गिरती है, विस्कस लिक्विड में गिरेगी और वो फ्लो करेगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो वो बॉडी किसी विस्कस लिक्विड में गिरने के बाद अटेन करती है, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो डेफिनेशन लिखें, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी while falling through a viscous fluid is called its terminal velocity. The maximum constant velocity acquired by a body while falling through a viscous fluid is called टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल बता रहा है कि आपने रेन ड्रॉप देखा होगा, आपने रेन ड्रॉप जरूर देखा होगा। बारिश की बूंदें जो होती हैं वो जब गिर रही होती हैं, बारिश की बूंदें जब होती हैं वो जब गिरती हैं तो क्या होता है, उसको जरा हम लोग एनालिसिस करते हैं और वहीं से हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। होता क्या है, ये बारिश की बूंदें जब इनिशियली गिर रही होती हैं ऊपर से, तो इनके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है। एक तो ये फोर्स काम कर रहा होता है इनके ऊपर, अपथ्रस्ट काम कर रहा होता है। अपथ्रस्ट क्यों काम करेगा? बिकॉज एयर है और वो ऊपर की ओर एक लिक्विड नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, उसको हम अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो एक तो अपथ्रस्ट काम कर रहा है T, नीचे इसका वेट काम कर रहा है W, और एक और फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा होगा जिसको हम बोलेंगे विस्कस फोर्स। एक और फोर्स काम कर रहा होगा जिसको हम बोलेंगे विस्कस फोर्स। तीन ही फोर्स काम कर रहे होंगे। अब कोई एक टाइम तो ऐसा आएगा जिस टाइम पे सम ऑफ दिस विस्कस फोर्स Fv प्लस दिस थ्रस्ट विल बिकम इक्वल टू W। कोई एक टाइम तो ऐसा आएगा, तो जिस टाइम पे W बिकम्स इक्वल टू विस्कस फोर्स प्लस थ्रस्ट, उसके बाद ये जो रेन ड्रॉप नीचे गिर रहा होगा वो जिस वेलोसिटी से गिरेगा, क्योंकि नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो गया? 0, और अगर नेट फोर्स इसके ऊपर 0 हो गया तो अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और उसी वेलोसिटी को आप क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। दैट वेलोसिटी इज ओनली कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। हाँ, तो रेन ड्रॉप के बीच में नहीं लग रहा ना, यहां जो हवा है, ये हवा इज एक्टिंग एज अ विस्कस सब्सटेंस और ये एक लिक्विड है। तो अभी जो आपने पूरा वो ये जो अभी आपने डेरिवेशन पढ़ा स्टोक्स लॉ का, वो क्या कहता है? किसी एक विस्कस फ्लूइड में जब कोई सॉलिड बॉडी
या कोई लिक्विड बॉडी आके गिरती है तो वो जिस वेलोसिटी से उसके ऊपर स्लाइड करेगा दैट इज ओनली मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे वो स्लाइड करेगा। तो ये क्या है, ये वही ड्रॉप है और ये उसका फ्लूइड है, दोनों साइड से ऐसे फ्लूइड बह रहा है। यही जो जैसे ही ऐसा सिचुएशन आया तो एक ड्रैगिंग फोर्स वहां पे काम करेगा। दैट ड्रैगिंग फोर्स को ही मैं क्या बोल रहा हूं, विस्कस फोर्स बोल रहा हूं। और जिस टाइम ऑफ पॉइंट पे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट बिकम्स इक्वल टू वेट, तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो गया, जीरो। और जैसे ही नेट फोर्स जीरो हुआ उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा एंड दैट वेलोसिटी इज ओनली नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, इसको चाहें अगर आप तो लिख भी सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका एग्जांपल लिखवा दूंगा, राइट। कंसिडर अ रेन ड्रॉप इन एयर, कंसिडर अ रेन ड्रॉप इन एयर, it accelerates initially due to acceleration, it accelerates initially due to gravity, it accelerates initially due to gravity, full stop. The force of viscosity increases, the force of viscosity increases, the force of viscosity increases as the velocity increases। क्यों फोर्स ऑफ विस्कोसिटी कैसे बढ़ता जाएगा, बिकॉज अभी हमने रिलेशन देखा था F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। एक टाइम आएगा, अ स्टेज इज रीच्ड, फुल स्टॉप, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द वेट बिकम्स इक्वल टू, when the weight becomes equal to, the weight becomes equal to upthrust and viscous force, upthrust and viscous force। Then the body begins to fall with constant velocity, then the body falls with constant velocity called as terminal velocity, called as terminal velocity, called as terminal velocity। होप कि टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैक्सिमम वेलोसिटी, यहां जो ये वेलोसिटी है जो मैक्सिमम अचीव कर लिया, अब सिर्फ अगर विस्कस फोर्स होता तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी यहां लग रही होती दैट इज ओनली हो जाता आपका टर्मिनल वेलोसिटी। पर एक से ज्यादा फोर्सेस भी काम कर रहे होंगे तो दोनों फोर्स जहां पे रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, उसके बाद जब वेलोसिटी उसके ऊपर अटेन की जाएगी तब हम उसे क्या कहते हैं, देन वी कॉल इट एज टर्मिनल वेलोसिटी। होप द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोक्स लॉ क्लियर है। क्रिटिकल वेलोसिटी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती वो क्लियर है, टर्मिनल वेलोसिटी किसे कहते हैं वो क्लियर है। और आज की क्लास में एक और कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे थे, व्हाट वाज द वन मोर कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा, द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी क्लियर है। विस्कोसिटी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, नीटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, एफ इंटू एल बाई एरिया इंटू वेलोसिटी के ऊपर, उसका यूनिट होता है पॉइस और सीजीएस में उसे पॉइस बोलते हैं और डेकापॉइस बोलते हैं एसआई यूनिट में। और 1 डेकापॉइस इज इक्वल टू 10 पॉइस के बराबर होता है, 1 डेकापॉइस इज इक्वल टू 10 पॉइस के बराबर होता है। देन हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, तो लिक्विड्स के साथ क्या रिलेशन है, लिक्विड्स के साथ विस्कोसिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, देखे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, नीटा वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी लिक्विड के केस में एंड नीटा वाज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी गैसेस के केस में। दिस वाज फॉर गैस एंड दिस वाज फॉर लिक्विड। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी है। फिर मैंने ये भी समझाया कि क्या रीजन है टेम्परेचर के साथ रिलेशन का, तो फॉर लिक्विड्स द लॉजिक इज कोहेसिव फोर्स एंड फॉर गैसेस द लॉजिक इज डिफ्यूजन। ये भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। देन क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, स्टोक्स लॉ क्या होता है, स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 6 पाई नीटा आरबी के बराबर, एंड देन फाइनली द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो मेरे ख्याल से हाइड्रोस्टैटिक पार्ट आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, हाइड्रोडायनेमिक्स पार्ट आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। हाइड्रोस्टैटिक में हमने आधा पढ़ लिया था, आधा पार्ट बाकी था। वो आधा पार्ट इसलिए बाकी था, जब तक आप विस्कस फोर्स नहीं समझते हैं तब तक आप सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी किसे कहते हैं ये आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती।
इसलिए सबसे लास्ट में जो पढ़ा जाता है दैट इज सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं। यहां तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।